हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम देखेंगे आज अध्याय 3 जिसका नाम है पादप जगत। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादपों को निम्न समूहों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले पादप जगत जिसे दो भागों में बांटा है। एक है अपुष्पोद्भिद और दूसरा है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है कि ऐसे पादप जिनमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता है, और दूसरा है पुष्पोद्भिद, ऐसे पादप जिनमें पुष्पों का और बीजों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। अपुष्पोद्भिद जो पादप होते हैं उनको 3 समूहों में बांटा है। नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा जिसमें अपन पढ़ते हैं शैवाल और कवक के बारे में, लेकिन कवक को पादप जगत में नहीं रखा है क्योंकि कवक को एक अलग ही जगत का निर्माण कर दिया है। इसलिए थैलोफाइटा में सिर्फ हम शैवाल का अध्ययन करेंगे। अब थैलोफाइटा होते क्या हैं? ऐसे पादप जिनमें जड़ तना पत्ती का निर्माण नहीं होता है उसको कहते हैं थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा, इसमें भी जड़ तना पत्ती का निर्माण नहीं होता है पादप में, लेकिन इसमें जो जड़ें होती हैं वो राइजोइड्स के रूप में पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा, जिसमें जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है लेकिन बीजों का निर्माण नहीं होता है। अब इधर पुष्पोद्भिद जो पादप होते हैं उनको 2 समूहों में बांटा है। पहला है अनावर्त बीजी और दूसरा है आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी ऐसे पादप जिनमें पुष्पों का निर्माण भी होता है और बीजों का भी निर्माण होता है, लेकिन बीजों के चारों तरफ बीज आवरण नहीं पाया जाता। दूसरा है आवर्त बीजी, ऐसे पादप जिनमें बीजों का व पुष्पों का निर्माण होता है, साथ ही बीजों के चारों तरफ बीज आवरण पाया जाता है। अब अगर अपन देखते हैं थैलोफाइटा जिसमें हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। तो शैवाल का सामान्य परिचय देखते हैं कि शैवाल, पहले देखते हैं शैवाल शब्द। ये शैवाल शब्द दिया किसने था? तो वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। अब शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? शैवालों का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। फिर इसके बाद में जो फाइकोलॉजी है या एल्गोलॉजी है, इसकी नींव किसने रखी, यानी फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो है F.E. फ्रिश। अब ये तो फ्रिश जो है ये विश्व में फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। अब भारत में शैवाल विज्ञान की नींव किसने रखी? तो वो है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, उसका नाम है M.O.P. आयंगर। अब देखते हैं शैवालों के सामान्य लक्षण के बारे में। शैवाल क्लोरोफिल युक्त होते हैं, यानी इनमें हरित लवक या पर्णहरित पाया जाता है, अर्थात ये स्वयंपोषी होते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक जैसे जानते हो कि संवहन ऊतक यानी पादपों में संवहन का काम करने वाले, जैसे जाइलम फ्लोएम अपन देखते हैं, तो वो इनमें नहीं पाए जाते। शैवाल का शरीर थैलसनुमा होता है। यह जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो शैवाल का जो तना होता है, शरीर होता है या पादप जो होता है वो थैलसनुमा होता है और वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। आगे शैवालों में युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद अवस्था स्वतंत्र होती है, यानी ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। शैवालों में युग्मकोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है, यानी जो मुख्य पादप होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है अगुणित और बीजाणुद्भिद का मतलब होता है द्विगुणित। तो शैवालों का जो युग्मक जो पादप होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। और जो शैवाल जो होते हैं सामान्यतः जलीय होते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। अब इसके वास स्थान यानी ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है जल में भी, तो पहले देखते हैं ताजे पानी वाले शैवाल, यानी जो फ्रेश वाटर जो होते हैं उसमें जो पाए जाते हैं वो शैवाल कौन कौन से हैं? वॉलवॉक्स, डायटम, कारा, क्लोरेला।
आगे समुद्री जल वाले शैवाल, यानी ऐसे शैवाल जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। सारगासम, लेमिनेरिया और ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया को हम कहते हैं समुद्री घास भी कहते हैं। अब ये गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वो शैवाल हैं जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं, तो वो है फॉर्मिडियम और साइटोनीमा। तो ये तो हो गए शैवाल जो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उस हिसाब से। अब देखते हैं कि शैवाल एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। तो एक कोशिक शैवाल कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं। पहले एक कोशिकीय शैवाल, यानी ऐसी शैवाल जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, उसको कहते हैं एक कोशिकीय शैवाल। अब इसमें भी दो प्रकार से, एक होती है चल। चल का मतलब उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, तंतुनुमा संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। अचल यानी उसमें फ्लैजिला या सीलिया नहीं पाए जाते, तो वो है क्लोरेला। अब दूसरा है बहुकोशिकीय शैवाल, ऐसी शैवाल जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये है निर्वाही, यानी कॉलोनी है, यानी ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, समूह के रूप में रहते हैं। वॉलवॉक्स है। सूत्रवत या तंतु में स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, यानी ये तंतुनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं जनन, कि अब शैवालों में जनन जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। पहला है वर्दी जनन या कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। तो अपन एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वर्दी या कायिक जनन के बारे में। यह विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन विधि द्वारा होता है, जैसे विखंडन का मतलब कि शैवाल जो होता है वो टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े से नए पादप का निर्माण या नए शैवाल का निर्माण हो जाता है, तो वो होता है विखंडन विधि द्वारा। कायिक जनन हो गया। नंबर 2 देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है मुख्य रूप से बीजाणुओं के द्वारा होता है, और बीजाणुओं द्वारा उसमें भी कई विधियों से होता है। जैसे पहला है चल बीजाणु द्वारा, दूसरा है अचल बीजाणु द्वारा, और तीसरा है एंडोस्पोर द्वारा। तो चल बीजाणु, जैसे कि आप जानते हैं चलने की क्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कशाभ होते हैं, दूसरे पक्षमाभ होते हैं। तो चल बीजाणुओं के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो अनुकूल परिस्थिति में होता है, यानी परिस्थितियां जब अनुकूल हो, पर्याप्त भोजन हो, तापमान सही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और वो होता है यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनिया में। नंबर 2 अचल बीजाणु। अचल बीजाणुओं के द्वारा, यानी ऐसे बीजाणु जो चलते नहीं हैं उनको कहते हैं अचल बीजाणु। ये जो होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, यानी जब परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तो ये क्या होते हैं, अचल बीजाणु बना लेते हैं, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो फिर वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ये उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। नंबर 3 एंडोस्पोर। एंडोस्पोर यह भी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, और क्या होता है, बीजाणु जो होता है उसके चारों तरफ पतली भित्ति का निर्माण हो जाता है। उदाहरण है वॉलवॉक्स। अब देखते हैं आखिरी अपना टॉपिक आज का, लैंगिक जनन। यह विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है, यानी इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और उनके जुड़ने से ये लैंगिक जनन होता है। अब ये युग्मकों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, युग्मक धानी में होता है। एक धानी होती है जैसे, उसके अंदर बहुत सारे युग्मकों का निर्माण हो जाता है। अब युग्मकों के व्यवहार, संरचना व प्रकृति के आधार पर लैंगिक जनन को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, पहला है समयुग्मकी, दूसरा है पहला है समयुग्मकी, होमोगैमस बोलते हैं, दूसरा है असमयुग्मकी, और तीसरा है अंडयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब होता है कि इसमें जो युग्मक बनते हैं वो एक बिल्कुल समान होते हैं, और दोनों युग्मक एक ही आकार, व्यवहार, संरचना, प्रकृति के आधार पर बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं समयुग्मकी। दूसरा है असमयुग्मकी, इसमें एक युग्मक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं असमयुग्मकी। तीसरा है अंडयुग्मकी, इसमें जो नर होता है वो चलायमान होता है, चल होता है, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं,
और मादा युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के रूप में होता है और दोनों के संयोजन से लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो बच्चों, अगला वीडियो में अपन देखेंगे शैवालों के वर्गीकरण के बारे में। धन्यवाद।